नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे हम सोमवार से शुक्रवार तक लेकर आते हैं और आज है गुरुवार और आज के दिन हम खास तौर से बात करते हैं पशुपालन से संबंधित। तो आइए आपको बता दें कि हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव के बारे में और साथ ही बात होगी मछली पालन की। इन दोनों ही विषयों से संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी दुविधा है, कोई भी शंका है, उसका समाधान चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि है 1800113060 और 1800113061। जब भी आप फोन करेंगे आपके फोन का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें जिस दौरान आप खासतौर से प्रश्न पूछ रहे हो हमारे विशेषज्ञों से। आइए आपका सबसे पहले परिचय करवा देते हैं डॉक्टर अतुल आनंद से, जो कि हमें ज्यादा जानकारी देने वाले हैं कि बरसात के मौसम में किस तरह से आपने अपने पशुओं का रखरखाव करना है। स्वागत है आपका डॉक्टर आनंद। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन आज मौजूद रहने वाले हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि हमें ज्यादा जानकारी देंगे मछली पालन के बारे में। डॉक्टर राजेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रुख करेंगे डॉक्टर अतुल का। डॉक्टर अतुल, जैसे कि हमारा जो विषय है वो ये अपने आप में ही एक सवाल भी है कि बरसात में के मौसम में किस तरह से अपने दुधारू पशुओं का जो है वो रखरखाव कर सकते हैं हमारे पशुपालक। जी हाँ, बरसात में सबसे पहले किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि नमी ज़्यादा होती है, तो नमी के कारण बीमारियों का संक्रमण ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उनको अपने शेड की जो हाइट है वो कम से कम 2.5 फीट जो है वो ऊंची रखनी चाहिए। और साथ में उनको ध्यान रखना है कि बरसात में नदी नाले के किनारे हरा चारा बहुत मात्रा में पाया जाता है, वो जानवर को चरने के लिए ना दें, क्योंकि उसमें लार्वा हो सकते हैं परिजीवियों के। जी बिल्कुल। और इसी के बारे में हम ज़्यादा जानकारी भी डॉक्टर अतुल से आगे हासिल करते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान, लेकिन पहले देखते हैं इसी पर विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय मानसून की बरसात हो रही है, लेकिन पशुपालकों को बरसात के मौसम में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि बरसात के मौसम में पशुओं का रखरखाव काफी जरूरी हो जाता है। खासकर बरसात में पशुओं के रहन सहन और खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। बरसात में पशुओं में गलघोटू व मुंह पका खुरपका जैसी बीमारी हो सकती है, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवानी चाहिए। बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दे और बाड़ी की नालियां साफ सुथरी रखे। बाड़ी की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। इसलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। पशुओं के बाड़े की छत से पानी नहीं टपकने दे और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दे। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं, जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह ले। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट और इससे हम यही समझ पाते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है और उनका रखरखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। तो बरसात के इस मौसम में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी ज़रूर हासिल करेंगे डॉक्टर अतुल से। लेकिन आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर राजेश का, जो कि हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश, आज हम आपसे यहाँ पर जानकारी हासिल करने वाले हैं मछली पालन के बारे में, लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि हमारे देश में मछली पालन की जो स्थिति है वो कैसी है? आज के दिन में हमारे जो मछली पालन की स्थिति है बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं एक बहुत बड़ी योजना दिए हैं किसानों को,
उसके तहत करीब 20,000 करोड़ का अनुदान दिया गया है। उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और मछली उत्पादन का जो संभावना है वो बड़ी है। और आज के दिन में देखेंगे तो हमारा जो वार्षिक जो है इसका ग्रोथ मछली पालन का करीब 10% है, और उसको और भी आगे ले जाने की कोशिश है हमारी सरकार को। और आज के दिन में अगर आप देखें करंट ईयर प्रोडक्शन फिश का, तो करीब 137 लाख टन है, तो करीब 13.75 मिलियन मेट्रिक टन। तो ये इससे पता चलता है कि हमारा संभावना भी है और हम उसका उत्पादन भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और करीब 50,000 करोड़ रुपीस का हमारा एक्सपोर्ट अर्निंग भी हो रहा है प्रति वर्ष। ये एक बड़ी उपलब्धि है, और उससे आप संभावना और समझ सकते हैं कि कितनी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं हमारे मत्स्य पालन में। जी बिल्कुल। तो किस तरह की संभावनाएं हैं, और अगर आप मछली पालन शुरू करना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डॉक्टर राजेश से ज़रूर जानकारी हासिल करेंगे, और आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन पहले देखते हैं इस विषय पर आधारित एक रिपोर्ट। मांसाहारी भोजन में मछली प्रमुख स्थान रखती है। मछली हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है। मछली में सैचुरेटेड फैट नहीं होता, इस कारण मछली हमारे स्वास्थ्य और खास तौर से हमारे दिल के लिए काफी फायदेमंद होती है। इतने सब फायदों को देखते हुए ही मछली पालन व्यवसाय को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि मछली पालन देश का एक उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। अगस्त और सितंबर का महीना मछली पालन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उपयोग करके किसान मछली पालन की तैयारी कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 1 साल के अंदर 5,000 किलो तक मछली उत्पादन किया जा सकता है। किसान इस समय तालाब को पूरी तरह से साफ कर तैयार करे और इसके बाद मछली पालन के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीज इस्तेमाल करे। अगर किसान बाहर से बीज खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तालाब में कम से कम 1 फिंगरलिंग साइज का ही बीज डालें। मछली पालन के लिए रोहू, सिल्वर और ग्रास भाकुर आदि मछलियों का पालन किया जा सकता है। तालाब में मछली बीज डालने के 25 दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। तालाब में पूरे वर्ष कम से कम 1.5 मीटर पानी का स्तर बनाकर रखें। बारिश के मौसम में तालाब पर बाढ़ का प्रभाव ना पड़े, इसका ध्यान रखें। तालाब में पानी का रंग गहरा हरा होने पर रासायनिक खाद का उपयोग बंद कर दें। पानी का रंग गहरा भूरा और गंदला होने पर गोबर की खाद का उपयोग बंद कर दें। जैसे तालाब के पानी का रंग सामान्य हो जाए तो उर्वरकों का उपयोग फिर से शुरू कर सकते हैं। पहली बरसात में तालाब में पानी आने पर कभी कभी मछलियां तालाब की तली में सड़ती गलती खाद और वनस्पतियों के कारण ऑक्सीजन के अभाव में ऊपर आकर परेशान सी टहलने लगती है और व्यवस्था ना होने पर मर भी जाती है। ऐसे में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बता दें अपने आज के इस कार्यक्रम के विषय। आज हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में किस तरह से आप अपने पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं, और साथ ही बात हो रही है मछली पालन की। अगर दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक फोन कीजिए। टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। 1800-113060 और 61 ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपको अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। डॉक्टर अतुल और डॉक्टर राजेश आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए रुक करते हैं डॉक्टर अतुल का। डॉक्टर अतुल, जैसे कि अभी हमने जाना कि बरसात के मौसम में किस तरह से अपने पशुओं का हमने रखरखाव करना है, साथ ही यहाँ पर आवास और आहार से संबंधित भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि पशुपालक के लिए जानना जरूरी है। तो कैसा बरसात के मौसम में आहार देना चाहिए पशुओं को, और किस तरीके का आवास होना चाहिए, उनका रहने का स्थान कैसा होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दें। जैसे रखरखाव की बात करते हैं तो किसी भी रोग को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि रखरखाव। और रखरखाव के लिए किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि पहला उनका चारा जो है वो सही होना चाहिए। 2/3 मात्रा में उन्हें जो हरा चारा है वो देना है, और कंसंट्रेट जो है वो उनको 1/3 मात्रा में देना है।
और चारे के साथ साथ रख रखाव में उन्हें ध्यान रखना है कि जो पशुशाला है, पशुशाला को प्रॉपर उसमें हवा का निकास हो, क्योंकि इस टाइम बरसात का मौसम है तो नमी पनपने लगती है। तो नमी के पनपने के कारण क्या होगा कि बहुत सारे जीवाणु जो हैं वहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे, तो उसके कारण बहुत सारे रोग पैदा होंगे। और उसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि जब पशुशाला है उसके जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं वो हमेशा पूरब की ओर हों, ताकि जो धूप है वो आपके जानवर को पूरी मात्रा में मिलनी चाहिए, क्योंकि धूप से विटामिन डी का जो है सिंथेसिस होता है, और विटामिन डी जो है वो सिर्फ धूप से ही मिलता है। तो इसीलिए पशु के लिए अनिवार्य है ताकि उसको दूधिया बुखार ये सब ना आए। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपने जो पशुशाला बनाई है उसमें उसकी जो हाइट है वो आपने कितनी रखी है, वो 2.5 फीट रखी है, तथा आपने उसमें देखना है कि जो साफ़ सफाई है वो एक दिन में 2 बार आपने करनी है, और कोशिश कीजिए कि फ़िनाइल यूज़ करिए साफ़ सफाई करने के लिए। हफ्ते में 1 बार फ़िनाइल से ज़रूर साफ़ करें, तो इससे आप रोकथाम रोगों की कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ हमारे पहले कॉलर फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं अंकित जी मध्य प्रदेश से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो 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 अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सीहोर मध्य प्रदेश से आपने हमें फोन किया है, अपना सवाल पूछिए। यस मैम, मेरा सवाल है जैसे हम ये मछली पालन करना चाहते हैं तो मैम इसके लिए सब्सिडी कौन सी क्या दे रहे हैं मोदी जी? जी बिल्कुल, डॉक्टर राजेश, यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए है कि मछली पालन करना चाहते हैं, सरकार की ओर से किस तरह की सहायता मिल सकती है? क्या सब्सिडी भी इसके अंदर मुहैया कराई जाती है? यस मैम। हाँ, अभी अगर ये मछली पालन शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। अभी क्या है, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारे भारत सरकार एक योजना चला रही है, जो इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जी। उसके अंतर्गत वो सरकार डायरेक्ट किसानों को और बहुत जो संगठन में काम कर रहे हैं और इंडिविजुअल किसानों को भी उसमें बहुत तरह की सहायता दे रही है। कुछ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डेवलप करना है, उनको तालाब बनाना है या हैचरी बनाना है, या उनको कुछ अलग कोल्ड चेन या रेफ्रिजरेशन के लिए जो सुविधा करना है। तो इस बहुत सारी इसमें सुविधाएं हैं जो सरकार दे रही है, लेकिन उनको क्या करना है कि उनका जो सुविधा है उनको जो उनका राज्य सरकार की जो है, उनका जो मशीनरीज, राज्य सरकार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनके एक डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर होते हैं, वो उनसे मिले और उनके द्वारा यहाँ 2 तरह के अनुदान का फायदा उनको हो सकता है। एक तो राज्य सरकार को जो अनुदान चल रही हो, और जो अभी प्रेजेंट में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी अनुदान, तो आप वो दोनों का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उनको राज्य सरकार के जो भी उनके जो डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में ऑफिसर बैठते हों उनसे जाके मिले, जरूर उनको सहायता मिलेगी। सभी राज्य में ये सहायता उपलब्ध है अभी। बिल्कुल, वहीं डॉक्टर राजेश, मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि अगर कोई हमारा किसान भाई बहन खेती किसानी कर रहे हैं लेकिन मछली पालन में भी अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें, तो किस तरह से मछली पालन करने की शुरुआत कर सकते हैं वो? जी, आज के दिन में आप देखे होंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है कि किसानों की आय को दुगनी करनी है, उनको लाइवलीहुड तो चल रही है बट आय को दुगनी करनी है। उसमें मछली पालन बहुत ही सटीक बैठता है, क्योंकि ये एक कैश क्रॉप है। जब मछली बेचते हैं उनको पैसा मिलती है। जैसे बोलते हैं कि एटीएम में कैश और जैसा है, वैसे ही तालाब में ये मछली एक कैश के जैसा है, जब चाहे मछली बेच करके वो कर सकते हैं। तो जब आप उनको शुरुआत करने की जो जरूरत है उसमें उनको चाहिए कि आपको बताया कि अनुदान की राशि मिलती है सरकार की तरफ से, कुछ वो अपना शेयर भी लगाते हैं, और जो भी है जैसे अगर राज्य के सरकार के जो हर एक जिला में और ब्लॉक लेवल पर भी अभी मिट्टी पानी की जांच की सुविधा है, तो वहाँ थोड़ा जांच करा लें कि हमारे जो मिट्टी है वो उपयुक्त है मछली पालन के लिए या नहीं। उसके अनुसार वो आगे बढ़ सकते हैं और मछली पालन में आराम से वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और जो हमारी जो मछली पालन में है, शुरू का जो लागत है उस थोड़ी ज्यादा होती है, बट उसके बाद जब वो 1 या 2 साल हो जाता है तो उनके पास उनको आमदनी काफी हो जाती है इसमें। और ये करीब करीब एक पक्का जो क्रॉप बोलते हैं, जिसमें आपको धान या गेहूं में या कोई दूसरे फसलों में
ज्यादा नुकसान होने का जो संभावना होता है वो मछली पालन में इतना संभावना नहीं होता अगर वो जो वैज्ञानिक तरीके से अपनाए। बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर अतुल आपके पास अब मैं आना चाहूँगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बरसात के मौसम में किस तरह से अपने पशुओं का रखरखाव करें। हमने आवास और आहार के बारे में हमने जानकारी हासिल की, लेकिन इस मौसम के अंदर कई तरह के रोग भी जो हैं वो हमारे दुधारू पशुओं में लगते हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप जानकारी यहाँ पर दें खुरपका और मुंहपका के बारे में। जी हाँ, देखिए जैसे खुरपका और मुंहपका एक वायरल रोग है। ये वायरस के कारण होता है, ये आरएनए वायरस होता है और इसके लिए टीकाकरण जो है वो अनिवार्य है, क्योंकि खुरपका मुंहपका एक ऐसा रोग है जिससे ये सीधा किसान की आय पर असर होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जानवर मरेगा नहीं, ज़्यादा अगर बुरी हालत हो जाएगी तो तब जाके मरेगा, लेकिन उसमें जो दूध का उत्पादन है वो बिल्कुल एकदम से कम हो जाएगा। अगर जानवर 10 से 12 केजी दूध दे रहा है तो वो सीधा घटकर 3 या 4 पे आ जाएगा। तो इसके लिए किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब ये रोग आ जाता है तो उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते, उससे पहले टीकाकरण जो है वो अनिवार्य है। और इसके लिए ये बरसात से पहले और बरसात के बाद आप करवा सकते हो। जैसे ही आपकी जो बच्चिया है वो 4 महीने की उम्र का होता है तो उसमें आप ये टीकाकरण करवा सकते हो। और ये भारत सरकार द्वारा पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में पूरे भारत में ये मुफ्त करवाया जा रहा है। तो इसीलिए अपने नज़दीकी पशु स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आप इस योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना है आपने कि जब लक्षण आ जाते हैं, जैसे मुंह पक जाता है, खुर पक जाता है, तो उस समय आपके पास एक रहता है ग्रिसलिन, घर में रहती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं उसकी जीवा पे लगाने के लिए, और पोटाशियम परमैंगनेट से आप उसे साफ कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसके बारे में भी हम आगे ज़रूर जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याजखोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, और साथ ही बात हो रही है मछली पालन की। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर्स आप जानते हैं 1800113060 और 61, इन नंबर्स पर आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो नाथू साहनी जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी नाथू जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज सुना रही है। ठीक है, आप अपने टीवी की आवाज को पहले बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ हाँ सुना रही है। हाँ, हमारी भैंसी की टांस लग रहा सर जी, पैर में जब चलती है तो झटका मार रहा है। अच्छा, भैंस की टांग में चलते समय झटका मार रहा है?
हाँ। कितने समय से है ये? हवा हो जा रही है। कितनी देर से है? कितने समय से ये दिक्कत है उसे? उसका दवा का हुई। आपने उसकी दवा भी जी दवा करवाई है आपने? हाँ। ठीक है, और ये कितने समय से दिक्कत आ रही है? अब तो इस टाइम में भैंसिया दूध दे रही है, चल नहीं पा रही है ना। ठीक है, उसको चलने में बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, हाँ। चलिए डॉक्टर अतुल। जी हाँ, जैसे इन्हें कहा कि अभी चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें जैसे क्या रहता है कि उसमें अभी इस टाइम पे लंगड़ा बुखार ये सब जो है बरसात में ये कॉमन रहता है। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें भी टीकाकरण जो है वो सबसे पहले करवाना होता है, क्योंकि इसमें जब जानवर में ये बीमारी आ जाती है तो अगर शुरू में पता चल जाए तो उस समय इलाज करना ईजी होता है, उस समय इलाज पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद अगर हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके जो जीवाणु हैं वो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं। तो इसीलिए उस समय जानवर के जो जहाँ पे जैसे ऊपर वाले हिस्से में, टांग के ऊपर वाले हिस्से में आप देखेंगे कि चमड़ी वहाँ की बिल्कुल सख्त हो रही है, तो उसको थोड़ा सा कट कर दिया जाता है। तो इसलिए आप नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके पशु चिकित्सक की सहायता से आप इसका इलाज जो है वो करवा सकते हैं। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर अतुल ये भी बताएं कि जैसे आपने बात करी यहाँ पर लंगड़ा बुखार की, तो इसके शुरुआती लक्षण जो हैं वो क्या हैं और बरसात आने से पहले किस तरह से इसका निवारण करें? जैसे कि आपने बताया कि वैक्सीन लगवाना भी जो है वो अनिवार्य है पशुओं को, लेकिन बरसात का मौसम शुरू होने से पहले कौन कौन सी ऐसी सावधानियां बरतें कि जिससे कि ये समस्या जो है लंगड़ा बुखार की ना आने पाए, और उसके लक्षण क्या है? जी हाँ, पहले तो साफ़ सफाई जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पशुशाला की जो साफ़ सफाई है वो नियमित तौर पे दिन में 2 बार तो करें, और उसके अलावा एक हफ्ते में फिनाइल से साफ़ करें। फिर लंगड़ा बुखार के लिए एक वैक्सीन रहती है, वो आप 6 महीने, जैसे ही आपकी बच्चियाँ 6 महीने की होती है या बच्चा 6 महीने का होता है तो उस पर आप इसकी BQ बोलते हैं इसको, BQ ब्लैक क्वार्टर, उसकी वैक्सीन जो है वो आप लगवा सकते हैं। और इसके जब लक्षण आ जाते हैं, जैसे ही आपको दिखे, क्योंकि इसका एक लक्षण जो है वो महत्वपूर्ण है कि जब ये या तो अगली 2 टांगों में या पीछे वाली 2 टांगों में से ऊपर वाले हिस्से में आएगा, और इसमें सबसे पहले आपने ध्यान रखना है चमड़ी जो है वहाँ पे सख्त हो रही होगी, और जब आप उसको दबाते हैं तो जैसे आप पेपर को दबाते हैं तो वैसी आवाज़ आती है, तो उस तरह से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इसका पहला लक्षण आप देख सकते हैं इसमें। बिल्कुल। तो इसी के साथ यहाँ पर नाथू सानी जी, आपने हमें फ़ोन किया था और डॉक्टर अतुल ने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दे दी है। हमारे अगले कॉलर सुनील जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं, आइए उनका सवाल सुनते हैं। हेलो सुनील जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल बताइए, क्या जानना चाहेंगे? जी, हम मछली पालन करना चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार की तरफ से भी हमको कुछ मदद मिलेगी क्या? बिल्कुल डॉक्टर राजेश, ये सवाल एक बार फिर से वही है, मछली पालन करना चाहते हैं, सरकार की ओर से क्या सहायता मिल सकती है? इसमें यहाँ पर मैं एक प्रश्न अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगी। अच्छी बीज जो है वो हमारे मछली पालक कहाँ से हासिल कर सकते हैं? खासकर उनके लिए जानकारी दें जो मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि अच्छा बीज मछली का कहाँ से ले सकते हैं? जी, हम दोनों प्रश्न को साथ में लेते हैं। ये जो हमारा जो किसान भाई बोल रहे हैं जो अनुदान की बात कहाँ से करें, तो मैं जैसे पहले भी बताया, ये अभी बहुत ही अच्छी जो मतलब अपॉर्चुनिटी है, जो हमारे सरकार, दोनों राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों ही बहुत ही इसको प्रमुखता दे रही है, क्योंकि जो किसानों की आय की दुगना करने की बात चल रही है, इसमें मछली पालन बहुत ही अच्छे तरह से निभा रही है, क्योंकि यह कैश क्रॉप है, मैं ऑलरेडी बताया इसमें। तो इसमें क्या करना है कि उनको जब मछली पालन के लिए अनुदान की बात है तो उनको 2 तरह से मिल सकता है। एक तो उनके राज्य सरकार हैं, उनके जो कहीं किस ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है। बहुत सारे राज्य में करीब कहीं पे 50% का अनुदान उनको मिलता है, जो उनके तालाब को खुदाई में
या उनको कहीं कहीं उनको फीड के ऊपर भी जो उसका मछली का खाना होता है उसमें भी मिलता है, और भी बहुत सारी जो सुविधाएं मछली पालन के लिए चाहिए उसमें उनको अनुदान मिलती है। और अभी जो फिलहाल में जो चल रही है, जो कि बहुत ही सभी किसान भाई उसका लाभ उठाना चाहेंगे, जो सरकार भारत सरकार की तरफ से है, जो ये भी जो है उसको राज्य सरकार के थ्रू ही उनको अनुदान लेना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शायद नहीं हो जा पाएंगे। तो उनका क्या है, उनका जो रिकमेंडेशन होता है, जो उनका जो कौन से फार्मर इसके एलिजिबल हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो राज्य सरकार के जो उनको दफ्तर हैं उसके जिला में या ब्लॉक में, वहां पर जाएं और उनसे वो बात करें कि वहाँ की उनकी मिट्टी या जल उनका क्या जो स्थिति है, वो पौंड किस तरह की मिट्टी में खुदवाई जानी चाहिए। कहीं कहीं बलुआई मिट्टी होती है, बलुआई मिट्टी में आप तालाब नहीं खुदवा सकते, तो तालाब नहीं खुदवा सकते तो उसका भी एक व्यवस्था है कि जो आजकल पॉलीथीन लाइनिंग जो एक मोटी सीट आती है उसके बना करके भी मछली पालन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और भी बहुत सारी नई पद्धतियां आई है जिसमें मिट्टी का ज्यादा रोल नहीं होता, वो बायोफ्लॉक जैसे है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम चल रहा है, ये सभी चीजें हैं। और जो आपने पूछे कि बीज, जो कोई भी जो उपज हो, या आप एग्रीकल्चर का उपज हो या फिशरीज में फिश का हो, तो जो बीज है वो प्रमुख जो भूमिका अदा करता है। अगर आप अच्छी बीज आपके पास नहीं मिली तो वहीं पर आपका प्रोडक्शन घट जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे जो अभी बहुत सारे हर एक राज्य में जो यहाँ पर जो हैचरीज होते हैं, फिश जहाँ का सीड बनता है उसको हैचरी बोलते हैं। तो वो जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार के जो हमारे जो इनके फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनसे जाके मिले। और उनसे मिलने से आज के डेट में तो बहुत सारे जो होते हैं जो मिडिल मैन आपको उनको डोर स्टेप पे भी सीट दे देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है उनको सीट में ग्रोथ नहीं आती है, तो वहां पर उनको दिक्कतें आ सकती है। ठीक है। तो इस स्थिति में वो बेहतर है कि वो सलाह लें अपने जो डिस्ट्रिक्ट जो नजदीक के जो ऑफिसर हैं उनसे कि कहाँ से हम सीट लें। और बहुत सारे राज्य में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर का जो फार्म होता है हर एक सरकार के, वहां पर भी सीड मिलती है, वहां से भी वो उसका लाभ उठा सकते हैं। और कभी कभी हमारे जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है जो उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में स्थित है, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान, यहाँ से भी कुछ फार्मर्स ले जाते हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं, उनको सीड यहाँ से मिलता है, वो सब उन्नत क्वालिटी सीड मिल सकता है। और हमारे यहाँ से जो बहुत सारे हैचरी को हम उन्नत बीज देते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बीज को उसको ब्रूड स्टॉक बनाते हैं, उसके बाद वो बीज उत्पादन करते हैं। तो उनका वो जो बीज होता है बहुत ही उन्नत क्वालिटी का रहता है। जी, तो ठीक है डॉक्टर राजेश, इसके बारे में हम आगे जरूर जानकारी लेंगे। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोविंद जी मैनपुरी से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो हेलो गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपने टीवी की आवाज को कृपया करके बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो नमस्कार मैम जी, टीवी की आवाज को पहले बंद करें, उसके बाद ही आप अपना प्रश्न पूछें। मैम मेरी भैंस अभी ब्याई है, 2-3-4 दिन हुए हैं। ठीक है। वो चारा कम खा रही है। ठीक है। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं, वो चारा कम खा रही है बस। ठीक है डॉक्टर अतुल। ठीक है। जैसे अभी ये बता रहे हैं कि अभी इनकी भैंस ब्याई है तो चारा कम हो गया है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पहले तो अपनी इसकी जांच करवा सकते हैं थोड़े दिनों के बाद आप कि वो गर्भवती हुई है या नहीं हुई है। तो अगर उसमें अभी इसका चारा कम हुआ है तो आप एक काम कर सकते हैं कि कड़ी पत्ता जो रहता है वो एक मुट्ठी भर आप खिला सकते हैं 10 दिन के लिए। हमेशा ये ध्यान रखें जब भी कृत्रिम गर्भधान करवाएं तो उसके बाद आप 10 दिन के लिए कड़ी पत्ता एक मुट्ठी भर आप दे सकते हैं पशु को।
और इसमें आपने जब भी गाय या भैंस आप ब्याते हैं तो उसमें जब कृत्रिम गर्भधान करवाते हैं तो उसमें आप हमेशा से ध्यान रखें कि जो पशु चिकित्सक आपके घर पे आ रहा है कृत्रिम गर्भधान करने के लिए, तो वो जो AI गन वो यूज़ कर रहा है उसे प्रॉपर से सैनिटाइज उसने किया है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसके कारण संक्रमण हो सकता है कीटाणुओं का, तो उसके कारण जो जेनेटिकल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसके कारण इसका जो चारा है खाना वो कम कर देती है गाय भैंस। बिल्कुल, तो यहाँ पर गोविंद जी आपने हमें फ़ोन किया था, हम उम्मीद करेंगे कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया है। डॉक्टर अतुल, आपसे साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने कृत्रिम गर्भधान की बात जो है वो यहाँ पर आपने उठाई है, क्या होता है कृत्रिम गर्भधान और ये क्यों करवाना चाहिए? देखिए, कृत्रिम गर्भधान जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक तो समय बच जाता है और दूसरा ये है कि जो हम जैसे सांड को पालने का जो खर्च था वो भी बच जाता है, और तीसरा बीमारियों का संक्रमण होने का चांस जो है वो बिल्कुल कम होता है, और आपको एक सही नस्ल जो आपकी मनचाही नस्ल है वो आपको मिल सकती है। लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखें कि जो जिस नस्ल की आपकी गाय है आप उसी नस्ल का टीकाकरण करवाएं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ किसान भाई जैसे अगर जर्सी गाय है तो उसमें संकर नस्ल का करवा लेते हैं, तो जिससे गर्भपात हो जाता है, क्योंकि जर्सी गाय जैसे है वो छोटी रहती है और संकर नस्ल जो है वो बड़ी रहती है, तो इसके लिए इन सब चीज़ों का वो ध्यान रखें। बिल्कुल, और इसके बारे में आगे भी जानकारी हासिल करेंगे कि बरसात के मौसम में और कौन कौन सी बीमारियां जो है वो हमारे दुधारू पशुओं को हो सकती हैं, और मछली पालन के बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में पशुओं के रखरखाव की, और साथ ही बात हो रही है मछली पालन की। हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, और जब भी आप इन पर फोन करें और जिस दौरान आप अपना प्रश्न पूछ रहे हो, कृपया करके अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें। हमारे अगले कॉलर विश्वनाथ जी हमारे साथ जलौन उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, सवाल उनका शामिल करते हैं। हेलो
हेलो विश्वनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, सवाल हमारा ये है मैडम, हमारे पास 100x100 का तला है, उसमें हमको। विश्वनाथ जी, अगर आप अपने टीवी की आवाज को जब तक बंद नहीं करेंगे हमें आपका प्रश्न नहीं सुनाई देगा। तो आप कृपया करके अपने टीवी की आवाज को पहले बिल्कुल बंद कर दें। आपके घर में जितने भी टीवी इस वक्त चल रहे हैं उन सब की आवाज को बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, हम ये पूछ रहे हैं, जैसे हमारे पास तालाब है, ठीक है, उसमें 1.5 से 2 मीटर पानी रहता है। हम इस समय अभी अगर मछली उसमें बीज डालेंगे तो कितने दिन में फसल उसकी तैयार हो जाती है, बस ये जानना है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, इनके पास तालाब है, उसके अंदर पानी भी रहता है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो अभी मछली डालें, बीज डालें, तो कितने दिन में तैयार हो जाएगी। जी, अभी जो वर्षा के दिन है वो मछली के लिए तो उपयुक्त समय है। अभी हर एक जगह बीज जो उनको जो छोड़ना है तालाब में तभी सफिशिएंट साइज का मिलता है, तो अभी वो तालाब में बीज छोड़ सकते हैं। और उनको वो जैसे जन आप वो चाहते होंगे, सामान्यतः हमारा जो भारतीय प्रमुख कार्प है वो करीब 8 महीने में उनको पकड़ने लायक करीब 1 किलो के हो जाती है, अगर वो 10 ग्राम 20 ग्राम की मछली छोड़ते हैं। ये उस पर निर्भर करता है कि वो कितने साइज की मछली छोड़ते हैं। अगर वो उनको फिंगरलिंग्स छोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुनाफा भी रहेगा, उनका ग्रोथ अच्छा आएगा। और जो उनका जो बोलते हैं कि जो उनका जो उपज होगा वो करीब करीब रहेगा कि उसका परसेंटेज जो उनका मिलने का वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें मरने की चांसेस नहीं रहेगी और उनका जो सर्वाइवल होगा बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको फिंगरलिंग्स छोड़ेंगे। 8 महीने का कल्चर रहता है, 10 महीने का। लेकिन और एक चीज मैं बता दूं, यूपी है, बिहार है, इस तरफ में तो 200-250 ग्राम या 500 ग्राम में भी मछली लोग खाना पसंद करते हैं, तो वो 6 महीना में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर विश्वनाथ जी, आपके प्रश्न का उत्तर जो है डॉक्टर राजेश ने दे दिया है। डॉक्टर राजेश, आपसे साथ ही मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे जो किसान भाई बहन मीठे पानी में मछली पालन करना चाहते हैं या खारे पानी में करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी अच्छी बीज जो है वो उपलब्ध हैं, इसके बारे में आपसे ज़रूर जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर अतुल का। डॉक्टर अतुल, ये बताएं कि अभी हमने यहाँ पर लंगड़ा बुखार के बारे में जानकारी हासिल करी और एफएमडी के बारे में भी जाना। गलघोटू के क्या लक्षण हैं और किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं अपने दुधारू पशुओं का? हाँ, गलघोटू का पहला लक्षण आप देखेंगे कि जो गला है उसके पास सूजन हो जाएगी, तो पशु को सांस लेने में दिक्कत आएगी और ज़ोर ज़ोर से सांस की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो गलघोटू एक बार जब हो जाता है तो जल्दी अगर पता चल जाता है तो उसका इलाज जो है वो संभव है। तो इसके लिए गलघोटू जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जीवाणु होते हैं इसके, और बरसात में ये सबसे ज़्यादा होता है। तो उसके लिए टीकाकरण जो है वो आपको अनिवार्य है। इसके लिए गलघोटू के लिए इसमें आपने हमेशा बरसात से पहले आप करवा सकते हैं टीकाकरण, और बरसात के बाद आप टीकाकरण इसका करवा सकते हैं। और गलघोटू के लिए ख़ास ध्यान रखें कि जो आपने पशुशाला है उसको उसमें साफ़ सफाई ज़रूरी है, क्योंकि गलघोटू का जो जीवाणु जो कीटाणु है वो ज़्यादा देर वातावरण में नहीं रह सकता, लेकिन जब उसे नमी मिलती है तो वो ज़्यादा देर तक जीवित रहता है। तो इसीलिए बरसात में गलघोटू का होना जो है वो ज़्यादा देखा जाता है। बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे अगले कॉलर मौजूद हैं, ब्रिजराज जी हनुमानगढ़ राजस्थान से। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 जी। ब्रिजराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। ठीक है जी, सवाल पूछिए। ब्रिजराज जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है जी। बिल्कुल, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। गाय की सांस फूलती है जी। गाय की सांस फूलती है? हाँ, 20 दिनों की गई हुई है जी।
इनकी गाय की सांस फूलती है, जी क्या हाँ, समस्या हो जैसे सकती है? अभी बता रहे थे कि इस मौसम में गलघोटू होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है वो आप करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर जल्दी पता चल जाती है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि सांस फूल रही है, तो आप तुरंत ही किसी नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर ज़रा सी देर हो जाए तो पशु की जान जाने का खतरा रहता है इसमें। बिल्कुल, तो यहाँ पे ब्रजराज जी आपके प्रश्न का उत्तर भी जो है यहाँ पर डॉक्टर अतुल ने दे दिया है। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर राजेश का। डॉक्टर राजेश, जैसे कि मैंने आपसे अभी थोड़े समय पहले भी ये पूछा था कि अगर हमारे मछली पालक या हमारे किसान भाई बहन जो कि मछली पालन के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं आगे, अगर वे खारे पानी में मछली पालन करना चाहें या मीठे पानी में करना चाहें, तो कौन से अच्छे बीज जो हैं वो उपलब्ध हैं? मैं सर्वप्रथम मीठे पानी के बारे में बता दूं। मीठे पानी के ऊपर एक बहुत ही जो इंटरनेशनली नोन इंस्टीट्यूट है, जो है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में स्थित है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं जो मीठे पानी में उपयुक्त है उसको पालन करने के लिए। जैसे मैं बता दूं, आपका होता है जिसे भारतीय प्रमुख कार्प, इंडियन मेजर कार्प बोलते हैं, उसमें रोहू, कतला और मृगल आता है। उसका पॉलीकल्चर लोग करते हैं साथ में, तीनों को मिला करके, तो उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है। इसमें करीब 5 से 6 टन का प्रोडक्शन आराम से मिलता है, और अगर उसमें और इंटेंसिफाई करते हैं इनपुट और एरेशन और भी जो उनका जरूरत है, तो करीब 10 टन तक भी प्रोडक्शन जाता है। फिर आता है दूसरी मछलियां हैं, आपको जैसे बता दूं, आज के दिन में पंगेसियस करके एक मछली आई है, उसका भी बहुत अच्छा डिमांड है और उसका ग्रोथ है। नई तकनीकियां में एक आ जाती है मरल, जो जिसको स्नेक हेड भी बोलते हैं, उस मछली का, जिसको बहुत ही लोगों में का रुझान है, स्पेशली जो हमारा दक्षिण भारत है, तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, और नॉर्थ में भी, जहाँ पंजाब और हरियाणा में, जहाँ पर मछली लोग कांटे के कारण नहीं खाना पसंद करते हैं, उसके लिए ये पंगस, मरेल, मागुर, जो कैटफिश में आता है, वही सभी उपयुक्त मछलियां हैं। और मीठे पानी में झींगा है, महाझींगा जिसको हम बोलते हैं, जिसको रोज माइक्रोब्रैकियम रोजेनबर्गी भी बोलते हैं, स्कैम्पी, वो झींगा जो जिसको आप प्राउन बोलते हैं, प्राउन मछली का जो उत्पादन है वो काफी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारे देश में, और उसका जो प्राइस है भी बहुत मिलता है। तो ये सभी इन जनरल मछलियों का उत्पादन है। उसके साथ में रंगीन मछलियों का भी उत्पादन कर सकते हैं मीठे पानी में। और अब बात आती है खारे पानी की, तो खारे पानी में भी बहुत सारी मछलियां हैं, जिसमें एक तो आती है श्रिम, जो पीनियस मोनोडन आती है, वो भी झींगा की तरह की प्रजाति है। फिर आती है आपको वेटकी करके आती है, उसको लेडस कैलकेफर बोलते हैं, जो करीब आप खारे पानी में भी मिलती, उसका हम कल्चर कर सकते हैं। उसके लिए जो संस्थान है, हमारे साथ इस वक्त हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सुंदरलाल जी मध्य प्रदेश से, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो मैडम जी, सुंदरलाल जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? सर हमारे पास, हमारे भैंस के 4-5 साल की बच्ची है, बछड़ी है कहने का मतलब जी, वो उसको बाहर निकाली जंगल में, जो रूगड़ी खा गई जर्मनी कहने का मतलब। क्या करती है वो बाहर निकल के? चराई के लिए निकाली थी, जो जर्मनी रूगड़ी खा गई कहने का, जहरीली रूगड़ी। क्या खा लिया? जी हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो बछड़ी है 4-5 साल की है, वो क्या खाती है बाहर निकल कर? जर्मनी रूगड़ी खा गई, रूगड़ी कहने का मतलब वो जहरीली रूगड़ी रहती है, बासी रूगड़ी, सफेद सफेद फूल रहते हैं। अच्छा, जो जड़ी बूटी सी होती है जैवली, वो खा गई है। हाँ, वो बासी बदबू देती है पत्ते उसके, वो खा गई कहने का मतलब, उसके गले में चपक गए वो कहने का, पेट में। ठीक है ठीक है ठीक है जी। देखिए, पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपका रख रखाव जो है वो इससे पता चलता है कि उसमें कुछ कमी है, क्योंकि जो आपने चारा दिया उसमें कोई कमी रही, इसीलिए उसने कुछ और खाने की इच्छा हुई। जैसे अगर फास्फोरस की कमी रहती है तो उसमें लिफाफा, कागज़, पत्थर, ये सब जानवर जो है वो खाता है। तो आप क्या एक काम करिए कि जब आपने पशु जितने भी आपने रखे हुए हैं उनको मिनरल मिक्सचर जो है वो आप खिलाइए। 40 ग्राम आप बड़े पशु को खिलाइए और छोटे पशु को 20 ग्राम आप डेली आप फीड में खिलाएं।
और दूसरा आप ये ध्यान रखें कि अब जैसे उसको सूजन या आप कुछ देख रहे हैं उसमें आ चुकी है, तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सक के पास जाएं, तो उससे एविल जो रहती है, जैसे एनिस्टामिन जो रहेगी वो आपको लगाएंगे, तो उससे जो होगा ये जो सूजन वगैरह है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है कि बरसात के मौसम में किस तरह से आप अपने पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं, या मछली पालन के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो बेहिचक हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800113060 और 61। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में किस तरह से आप अपने पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं, और साथ ही बात हो रही है मछली पालन की। हमारे साथ इस वक्त हमारे अगले कॉलर नीरज जी मौजूद है झारखंड से फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में 3-4 टंकियां हैं, तो क्या अपने घर में छोटे स्तर पर रोहू या कतला पालन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। डॉक्टर राजेश, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? इनके घर में 2-3 टंकियां हैं, क्या छोटे स्तर पर ही अपने घर में ही रोहू या कतला का मछली पालन कर सकते हैं? डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर राजेश के साथ शायद हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन जी डॉक्टर राजेश, आपको आवाज मिल रही है ना? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। छोटे टैंक में वो मछली पालन की बात कर रहे हैं, तो छोटे टैंक में रोहू कतला कर सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इसको जो मिट्टी का तालाब में इसकी ग्रोथ अच्छी आती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरी मछलियां हैं, जैसे आपको मांगुर है, जो कोई है जिसको एनाबस बोलते हैं, वो मछली है, पंगेसियस है, वो छोटे छोटे टैंक में भी उसको कल्चर कर सकते हैं, आपको अपने खाने के लिए या कुछ उसके व्यवसाय के लिए भी। बट रोहू कतला का जब आप कल्चर करेंगे उसमें ग्रोथ बहुत कम आएगी, आप छोटे छोटे टैंक में करेंगे तो। जी बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर राजेश, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो किसान भाई बहन है वो मछली पालन करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो नहीं रखते। तो क्या इसके लिए कोई किसी तरीके का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ट्रेनिंग होती है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसके संदर्भ में बहुत सारे जगह आपको ट्रेनिंग मिलते हैं। मैं अपने संस्थान के बारे में बता दूं, मैं उस संस्थान का अभी क्या है, बहुत सारे ऑनलाइन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है उसका सुविधा हमारा
किसान भाई उठा सकते हैं। मैं वेबसाइट बता देता हूँ, इसका वेबसाइट है www.sifa.nic.in। इसमें आप जाने से ऑनलाइन ट्रेनिंग कभी भी, हमारे किसान भाई अभी हमारा ट्रेनिंग का कैलेंडर दिया हुआ है और बहुत सारे ट्रेनिंग हर एक मंथ में ट्रेनिंग है। इसमें नई नई पद्धतियां के बारे में वो सीख सकते हैं। और एक व्हाट्सएप नंबर मैं बता दूं जिससे वो कोई भी तरह की तकलीफ हो, इवन उनके अगर कोई रोग हो मछली में या कैसे करना चाहते हैं, उस पर व्हाट्सएप करने से उनको जानकारी मिलेगी। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ 7790079797। जी, आप एक बार नंबर जो है वो एक बार फिर से दोहरा दें। जी, 7790079797 अगेन 7797। ये हमारा इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर है। इसमें जो भी किसान भाई चाहें तो उसमें मैसेज दे सकते हैं, जो भी उनके दिक्कतें हैं उसका आंसर दिया जाता है उसी व्हाट्सएप में। और एक हमारा नया एक मत्स्य सेतु ऐप बाहर हुआ है, मोबाइल ऐप है, वो आप गूगल जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें मत्स्य के बहुत सारे मत्स्य का जो कल्चर का मॉड्यूल दिया गया है, उसमें वो सीख सकते हैं। हर एक एक्सपर्ट का लेक्चर उसमें है, मछली पालन कैसे करें, रोग का निवारण कैसे करें, जो आपने पूछे थे कि नई नई पद्धतियां क्या है मछली के पालन, वो सभी उसमें है। जो मत्स्य सेतु ऐप है हमारा संस्थान ने डेवलप किया है, वो अवेलेबल है सभी मोबाइल में। बिल्कुल, तो डॉक्टर राजेश आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मछली पालन के विषय में हमारे दर्शकों को दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर पृथ्वीराज जी मौजूद है राजस्थान से, फोन लाइन पर आइए, कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो आपका बहुत बहुत स्वागत है पृथ्वीराज जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जोधपुर से आपने हमें फोन किया है। और हमारे भैंस को कई भैंसे रखी हुई है, वो दूध मन उसको 15 दिन में बुखार आ जाता है। आपके पास भैंस है जिसे हर 15 दिन में बुखार आ जाता है? हाँ, 15 दिन में बुखार आ जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसके बाद आप हर 15 दिनों जोधपुर से जी, उसके बाद आप क्या करते हैं? आपने किसी पशु चिकित्सक को दिखाया? हाँ, पशु वो डॉक्टर आता है और इंजेक्शन लगाता है और वापिस 15 दिन भर बुखार आ जाता है। ठीक है, बुखार आने के बाद उसमें जैसे बुखार आ जाता है तो उसके बाद आप उसमें गोबर में या कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं, कोई लक्षण? पृथ्वीराज जी, गोबर में किसी तरीके का कोई लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं आपकी भैंस के? लक्षण तो दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या डार आते हैं 15 दिन। ठीक है, समस्या यही है कि हर 15 दिन में बुखार जो है वो आ जाता है। जैसे अभी मौसम बरसात का है तो इसमें पेट के जो कीड़े हैं उसमें उसकी रोकथाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जैसे ही बरसात आ रही है, अभी आप सितंबर में अब बंद होने वाली है, सितंबर में आप कीड़ों की दवाई दे सकते हैं। और इससे पहले जब फरवरी मार्च का टाइम होता है उस समय आप कीड़ों की दवाई अपने जानवर को दे सकते हैं। और सबसे पहले मैं इनको यही एक सलाह दूंगा कि अपने जानवर को कीड़ों की दवाई दिलवाएं। और उसके बाद यदि अगर 15-15 दिन के बाद दोबारा से बुखार आ रहा है तो उसके खून की जांच करवा सकते हैं नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र से, क्योंकि इस समय फेशियोला जैसी बीमारियां जो हैं वो भी कॉमन रहती हैं बरसात के मौसम में। जी बिल्कुल। और साथ ही आपसे मैं यहाँ पर आपने फेशियोला का नाम लिया, इसके बारे में जानना चाहूँगी, क्या है ये बीमारी और इसके लक्षण क्या है, निवारण कैसे करें? जी हाँ, फेशियोला जो है ये एक प्रोटोजोअल बीमारी है। इसमें क्या रहता है कि जैसे बरसात का टाइम है इस समय, तो किसान भाई क्या करते हैं, जब हरा चारा देते हैं तो वो उसे पूरा झाड़ के नहीं देते, क्योंकि इसके जो लार्वल स्टेजेस रहती हैं वो क्या रहती हैं कि वो घास के बिल्कुल निचले हिस्से के साथ चिपकी रहती हैं। तो इसीलिए जब भी हरा चारा इस समय बरसात के समय पे दें तो उसे अच्छी तरह से झाड़ के दें। और सुबह सुबह के
टाइम पे जैसे ही अगर बारिश हुई है या ओस पड़ी हुई है तो उस समय भी इसके लार्वा जो हैं बिल्कुल घास के ऊपर वाले छोर पे आ जाते हैं। तो जब जानवर उसे खाता है तो वो लार्वा उसके अंदर चला जाता है। तो जब एक बार चला गया तो आप देखेंगे कि लक्षण जो होगा, सबसे पहला लक्षण आएगा उसे जानवर को जुलाब लगेंगे जिसमें बुलबुले आएंगे, और दूसरा देखेंगे कि जो गला है उसके नीचे सूजन आ जाएगी और बिल्कुल सख्त हो जाएगा वो। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर फिशोला के जो लक्षण हैं वो भी आपको यहाँ पर मालूम हो गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अतुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, विषय से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियां दी, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि बरसात के मौसम में कैसे आप अपने पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं और कैसे आप कर सकते हैं मछली पालन। अब आइए आपको जल्दी से बता दें कि हमारे कल के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। कल हम बात करेंगे अगेती फूल गोभी की उन्नत खेती के बारे में, और साथ ही बात होगी दलहनी फसलों में कीट व रोग प्रबंधन की। दोनों विषयों के संबंध में पहले से अपने प्रश्न भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप हमारे को जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्न भेज सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया।
तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान।